हेलो दोस्तों, आज हम यूनिट 2 का पार्ट 3 लेकर आ रहे हैं ईएमएफटी का। और आज कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा पूरा ये यूनिट 2। तो ये सिलेबस रहा। हमने सिलेबस में एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तक कंप्लीट कर लिया है। अब आगे का सिलेबस आज इस पूरे वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ओके, तो सिलेबस देख लेना, मैं आगे चलता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन मटेरियल स्पेस। अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बात कर रहा हूँ तो उसमें कई प्रकार के मटेरियल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अगर स्टेज के आधार पे हम देखेंगे तो हमें 3 प्रकार के मटेरियल देखने को मिलते हैं। एक मिलता है तुम्हारा कंडक्टर, दूसरा मिलता है तुम्हारा सेमीकंडक्टर, तीसरा मिलता है इंसुलेटर। ये सारे जो होते हैं वो बैंड गैप के आधार पे दिए गए रहते हैं कि बैंड गैप में अगर ओवरलैपिंग हो जा रही है तो कंडक्टर कहलाएगा। अगर थोड़ा बहुत गैप आ रहा बैंड गैप तो सेमीकंडक्टर है। अगर बैंड गैप बहुत ज़्यादा है तो वो इंसुलेटर होता है। तो उसमें से हमें किसका पढ़ना है? सेमीकंडक्टर के बारे में तुम इलेक्ट्रॉनिक्स में डिटेल पढ़ोगे। हमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में इसमें स्टडी करना है, वही मटेरियल के बारे में स्टडी करना है और उसमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से बिहेव करती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग मैं करता हूँ कंडक्टर से। ओके, तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर एक मटेरियल होता है जो करंट को अपने अंदर से अलाउ करता है फ्लो होने के लिए। ये कंडक्टर होता है, बेसिक डिफिनेशन हम जानते हैं। अब देखो, जो कोई कंडक्टर है उस पर इनिशियली में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी हुई है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो है। तो उसके अंदर कई इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। न्यूक्लियर एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम पढ़े होगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितनी नेगेटिव चार्ज होती है उतनी पॉजिटिव चार्ज होती हैं। इनिशियली में जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है, इंडियली मूव करते रहते हैं और उनकी वजह से जो करंट होता है अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाता है। और जो एक्चुअल में इनके मूवमेंट के कारण जो करंट डेवलप होता है उसको ही कन्वेक्शन करंट बोलते हैं, जो कि आपस में एक्चुअल में क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लगता है। ये कंडक्टर एक वायर है, छोटा सा वायर है, उसको मैं बड़ा करके इसे दिखाया हूँ, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक सरफेस पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होने होते हैं? इकट्ठा होने लगते हैं। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लगते हैं सरफेस पे। तो इसकी वजह से एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो अंदर इंड्यूस ईएमएफ कहलाता है। और ये कहाँ पे आएगा? इनके सरफेस में आएगा, इनके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने अप्लाइड किया है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके द्वारा हमें सरफेस पे कंडक्टर के इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मिला जो कि आई होता है। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर दोनों को मैं सम कर दूं अलजेब्रिक सम यानी माइनस करूंगा, जीरो मिलेगा। इसका मतलब ई जीरो का मतलब है कि कंडक्टर के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होगा, वो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और उसके सरफेस पे जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, उसके अंदर जीरो होता है। जब आगे तुम स्किन इफेक्ट पढ़ोगे तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल करेगा। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो हम जानते हैं डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई बरा ई होता है। ई जीरो तो डी भी जीरो, यानी फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो जाएगी तो हम गॉस लॉ के थ्रू पढ़ चुके हैं, डेल डॉट डी इक्वल टू रो इंटू वी होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये कंडक्टर के अंदर की बात चल रही है, ठीक है। चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब ये कह रहा है कि ये जो तुम्हारा सरफेस है वो क्या है? इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल का मतलब इस सरफेस पे जितना तुम्हारा वोल्टेज होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा। और मैंने बताया था वोल्टेज डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हाइयर माइनस लोअर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर एक कंडक्टर में आई। तो अब हमने कंडक्टर पढ़ लिया, तो कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम देख लेते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। उससे पहले एक डेरिवेशन देख लेते हैं रेजिस्टेंस का। ओके, जैसे मान लो मैंने कंडक्टर ले लिया है, उसकी लेंथ ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ यल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अगर मैं इसमें कोई बैटरी, ठीक है, बैटरी अप्लाई कर दिया, वोल्टेज वी वोल्टेज की बैटरी अप्लाई कर दिया हूँ, तो इस वोल्टेज की वजह से क्या होगा? दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया है कि इन पे क्या किया है कि एक बैटरी इंड्यूस कर दिया है। जैसे ही मैं बैटरी लगाऊंगा तो क्या होगा? जो सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं तो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। अभी हमने देखा कि एक तरफ पॉजिटिव बन जाते हैं, एक तरफ नेगेटिव बन जाते हैं। तो उसके सरफेस पे क्या इंड्यूस हो जाता है? एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। वही ईएमएफ इंड्यूस अगर मैं हर जगह निकालना चाहूँ, मान लो इस वायर को मैंने इसे काट के इतना छोटा कर दिया, यहाँ पर अगर मैं ईएमएफ निकालना चाहूँगा, ये तो कितना हो जाएगा? पहले इतना यल लेंथ का था, अब कितना हो गया है? मान लो 1 लेंथ का हो गया है। तो ई बराबर कितना हो जाएगा? जितना हमने वोल्टेज लगाया था अपॉन कितना लेंथ है? लेंथ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ईएमएफ इंड्यूस निकालते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? अगर लेंथ यल है कंडक्टर की तो वी अपॉन क्या आ जाएगा? यल आ जाएगा। ओके, वो हमने जो पिछला वाला माना था वो हम आइडियल कंडक्टर लेके चले थे कि उसके अंदर कोई भी रेजिस्टिविटी नहीं होगी, कोई भी अपोजिशन नहीं होगा करंट का या तुम्हारे चार्ज का। लेकिन यहाँ पे आइडियली में ऐसा होता नहीं है। इस वजह से ये लेंथ पे डिपेंड करता है तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ। ओके, सरफेस पे ही जनरेट होगा लेकिन लेंथ के अकॉर्डिंग होगा कि लेंथ कितना है। अगर लेंथ यल है तो वी अपॉन यल कर देंगे तो हमें हर एक पॉइंट पे ई मिल जाएगा, ई जितना होगा। ओके, तो मैंने लिख दिया ई इक्वल टू वी अपॉन एल। और हमने अभी पढ़ा है करंट डेंसिटी जे इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ से ई बराबर हो जाएगा जे अपॉन सिग्मा। ओके,
तो जे अपॉन सिग्मा हो जाएगा, तो जे अपॉन सिग्मा उठाकर मैं कहाँ पे रख दूंगा, ई की जगह पे रख दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा जे अपॉन सिग्मा इजकल टू वी अपॉन एल। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आर चाहिए, आर इजकल टू होता है वी अपॉन आई, ओम्स लॉ के इजकल टू वी इजकल टू आई इंटू आर से मुझे क्या मिल जाएगा, आर इजकल टू वी अपॉन आई। तो मैंने वी सीन में ला दिया, मुझे आई सीन में चाहिए, तो मैंने करंट डेंसिटी लाया, मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है, और करंट डेंसिटी जैसे आ जाएगा, मुझे पता है करंट डेंसिटी क्या होता है, आई अपॉन ए, यानी करंट पर यूनिट एरिया होता है। तो मैंने उसको भी यहाँ पे पुटअप कर दिया। फिर इसको जब कैलकुलेशन करोगे, सॉल्व करोगे, तो तुम्हें ये वाली रिलेशन मिल जाएगी, वी अपॉन आई, यहाँ पे आई मैंने इधर लाया, यल इसको इधर भेज दिया, यल अपॉन सिग्मा इजकल टू वी अपॉन आई इजकल टू क्या हो जाएगा, आर। ये वी अपॉन आई किसके बराबर होता है, आर के बराबर, तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा, यल अपॉन सिग्मा इंटू ए। तो 1 अपॉन सिग्मा किसके बराबर होता है, रो के बराबर। सिग्मा क्या है, तुम्हारी कंडक्टिविटी है, और रो क्या है, तुम्हारी रजिस्टिविटी है। कंडक्टिविटी मतलब जो अलाउ करती है करंट को अपने में से कितना जाते अलाउ कर सकती है, रजिस्टिविटी मतलब कितना अपोज करेगी। अगर कंडक्टिविटी हाई होगी तो रजिस्टिविटी क्या हो रही है, कम। कंडक्टिविटी हाई का मतलब करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, यानी जो रजिस्टिव पार्ट है वो कम हो रहा है। तो ये एक दूसरे क्या होती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए आ गया। ये डिपेंड करता है तुम्हारे टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं जो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 क्या है, कंडक्टिविटी, जो कि अभी मैंने बताया कि ये किसी भी मटेरियल की एबिलिटी होती है जो ये बताती है कि मेरे अंदर से कितना करंट पास हो सकता है, वही हमारी कंडक्टिविटी कहलाती है। कंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई होती है क्योंकि रजिस्टिविटी लो होती है। ओके, और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी लो होती है। इसका यूनिट जो होता है साइमन पर मीटर होता है, और जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ये याद रखना, ये कंडक्टिविटी है, ये तुम्हारा करंट डेंसिटी होता है, और ये तुम्हारी फील्ड इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी बात कर ली, तो इस पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। दूसरा देखो परमिटिविटी, यहाँ से एक क्वेश्चन 7 नंबर के बन सकते हैं पूरे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन एक बन सकते हैं। दूसरी क्या है, परमिटिविटी। परमिटिविटी भी क्या होती है, ये मटेरियल की एबिलिटी होती है जो मेजर करती है कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस उससे पास हो रही हैं, उस मटेरियल से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो पा रही हैं और कितना नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। ये कौन मेजर करेगा, परमिटिविटी करेगा। और जो हमने अभी पढ़ा कंडक्टिविटी, वो बताती है कितने करंट पास हो सकता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसमें करंट पास हो रहा था मटेरियल से। और हमें पता है कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और डाइलेक्ट्रिक क्या होता है अभी हम जस्ट आगे पढ़ेंगे। तीसरा हमारा लास्ट प्रॉपर्टीज होता है कंडक्टर का, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टीज होती है किसी कंडक्टर की जो अपोजिशन करती है किसका, फ्लो ऑफ करंट को। फ्लो ऑफ करंट को जो अपोजिट करेगी वही रेजिस्टिविटी कहलाती है। ये अपोजिट होती है कंडक्टिविटी, यूनिवर्सली होती है कंडक्टिविटी के। इसको रो से दिखाते हैं, रो इक्वल टू होता है 1 अपॉन सिग्मा। ये देखो थोड़ा कह सकते हैं कि थ्योरी पार्ट है, तो थ्योरी पार्ट तुम्हें पढ़ के अच्छे से जाना है, तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या होती हैं चीज़ें, ठीक है, ताकि कुछ लिख सको तुम। पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, ताकि ज़्यादा तुम्हें तुम्हारा कॉपी ज़्यादा भरेगा, और थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स इन टर्म का यूज करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे दोगे तो और अच्छा है। ओके, अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस की जो होती है रिलेटिव परमिटिविटी ईयर की क्या होती है, 1 होती है। एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर सकते हो, इस तरह से तुम ऐड कर सकते हो। ओके, यहाँ पर तुम लिख सकते हो इनवर्सली मतलब कंडक्टर में रजिस्टिविटी कितनी होती है, हाई होगी, क्योंकि कंडक्टर में कंडक्टिविटी हाई होती है तो रजिस्टिविटी कितनी होती है, सॉरी लो होती है। और इंसुलेटर में हाई होती है, जिसकी वजह से करंट जल्दी उसमें पास नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर कंडक्टर की बात हुई, हम मटेरियल में बात कर रहे हैं, मटेरियल के अंदर कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करेंगे। तो मटेरियल का अगर प्रॉपर्टीज भी बोलेगा तो कंडक्टर इंसुलेटर बताओगे, फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज बताते चलोगे। ओके, इस तरह से करोगे। अब मैं बात करता हूँ इंसुलेटर यानी डाइलेक्ट्रिक की। देखो ये क्या होता है, इंसुलेटर सबको पता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है। अब मान लो कोई इंसुलेटर रखा हुआ है, ओके, आगे चल के मैं इसको समझाता हूँ, शायद बनाया हूँ क्या, नहीं, चलो यहीं पे समझा देता हूँ। ये मान लो कोई इंसुलेटर है, इंसुलेटर के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन का भी हमें कोई काम नहीं है। अभी ये क्या है, रैंडमली मूव ऑन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाया गया है। सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब मैं क्या किया हूँ, वो इंसुलेटर है, इंसुलेटर को मैंने उठा कर रख दिया किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन में लेके जाता है, नेगेटिव चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से अगर इसमें का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा स्लाइटली क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, और नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो जाता है, अपनी जगह से न्यूक्लियस से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, तो वो एक डाइपोल बनाते हुए दिखाई देंगे थोड़ा सा। यानी अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, मतलब न्यूक्लियस से सेम है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या था तुम्हारा न्यूक्लियस था, ये चेंज कर गए अपने डायरेक्शन को, तो ये देखोगे डाइपोल बनाते होंगे, डाइपोल बनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत कम है। और जितना एक पॉजिटिव चार्ज पे प्रोटॉन पे चार्ज होता है, उतना ही नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, दोनों अपोजिट
डायरेक्शन में, तो ये क्या बनाते हुए दिखाई देंगे, एक डाइपोल बनाते हुए दिखाई देंगे। और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं कि वो तुम्हारा जो इंसुलेटर रखे वो पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड होने का मतलब डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे इंसुलेटर में जिसमें पोलराइजेशन का इफेक्ट देखा जाता है वो हमारे कहलाते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और जिनमें नहीं दिखाई देता है वो हमारे कहलाते हैं, वो जनरली इंसुलेटर ही कहलाते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर दो तरह के हो सकते हैं पोलराइजेशन के आधार पे। एक जो पोलराइज्ड हो जाते हैं, पोलराइज्ड होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्लाइटली क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से डाइपोल क्रिएट हो जाता है। यही इफेक्ट हमारा क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। इसके आधार पर इंसुलेटर दो प्रकार के होते हैं, एक जो पोलराइज्ड होते हैं, एक जो नहीं होते हैं। जो होते हैं उन्हीं को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। तुम कैपेसिटर में पढ़े होगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाता है अंदर में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम बनाते हैं तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, यानी इसके चार्ज क्या हो जाते हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, बहुत छोटी जगह पे बात की जाती है। ओके, तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहा, जो कि इसी का पार्ट है, मटेरियल का ही पार्ट है। ओके, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें लिखनी है। अगर मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में आ गई तो पहले मटेरियल लिखोगे, फिर उसके बाद कंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में बताओगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होती है, फिर प्रॉपर्टीज जैसे मैं बताते चला हूँ वैसे बताओगे। डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ, पहला तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नहीं होता है और रिलेटिव परमिटिविटी होती है। रिलेटिव एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या था, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल था, एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इन दोनों का जब तुम रेशियो ले लोगे तो तुम्हें रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाएगा या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाएगा। तो वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। ये बताती है परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है कि तुम्हारा जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना कंपेयर टू रिड्यूस होगा। ठीक है, वैक्यूम के कंपेयर टू कैसे कितना रिड्यूस होगा। जैसे देखो, अगर मान लो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, किसमें, वैक्यूम में लगाया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैं वैक्यूम में लगाऊंगा तो वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया यहाँ पे कोई भी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हुए नहीं मिलेगा वैक्यूम के अंदर। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कंडक्टर या इंसुलेटर है ही नहीं, वहाँ पे कोई भी पोलराइजेशन का इफेक्ट आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे कोई भी जो सरफेस पे जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, अगर मान लो वही इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लगा रहा हूँ एक इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज। तो इनके सरफेस में भी एक इंटरनल ईएमएफ जनरेट हो जाएगा जिसको आई कह रहा हूँ। अगर होमोजीनियस ये पूरा होगा तो दोनों बराबर होंगे, हालांकि ऐसा आइडियल पाया नहीं जाता। तो ये क्या होगा, ये इससे कम होगा, तो E इज ग्रेटर देन किसके है, ई आई के। तो यहाँ पे ई आई इसको क्या कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा। ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा, तो ये क्या कर रहा है, इफेक्टिव यू को रिड्यूस कर रहा है। तो ये चीज़ लिखा जा रहा है कि ई आर किसको बताता है कि जो रिड्यूस हो रहा है तुम्हारा इफेक्टिव इफेक्ट। दूसरी तरह से इसे भी देख सकते हो कि ई बराबर हमने पढ़ा है 1/4 पाई फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही पढ़ा है। अगर मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक और दूसरा होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ होता है। फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी ये तुम्हें डिफाइन करिए कि तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रिड्यूस हो रही है। जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतनी ही ये कम क्या होगी। अगर मैं इसको इसे लिखना चाहूँ, ई नेट ई एन लिखना चाहूँ और ई है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई एन हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर हो जाएगा। जितना ज़्यादा एप्सिलॉन आर बढ़ेगा उतना जो तुमने फील्ड लगाया वो घटेगा। ठीक है, तो यही ये बता रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बताऊँ तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखो क्या होता है कि मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक को क्या किया है, मैंने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। पहले इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर रखा, तो कोई भी पोलराइजेशन नहीं हुआ। कोई भी पोलराइजेशन नहीं होगा तो डाइपोल नहीं बनेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते गया तो डाइपोल बनते गए, पोलराइजेशन हुआ, डाइपोल बनते गए। ये मान लेता हूँ प्लस माइनस बहुत ज़्यादा डाइपोल बन गए होंगे। ठीक है, प्लस माइनस। फिर मैंने क्या किया, और इंक्रीज करते गया इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इंक्रीज करते गए। एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो प्लस और माइनस के बीच जो बॉन्ड है, न्यूक्लियस के साथ जो बॉन्ड बना होता है वो टूट जाएगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। जब कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो वो प्योरली क्या समझ जाता है, कंडक्टर। तो टूटने से पहले तक जो इसकी स्ट्रेंथ रहती है वही स्ट्रेंथ हमारी क्या कहलाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखी गई। इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर होती है। ईयर के लिए 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर वैल्यू होती है। तो यहाँ तक मटेरियल की पूरी कहानी रही, प्रॉपर्टीज़ भी मैंने बता दिया है। अब मैं थोड़ा पोलराइजेशन को और थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक में। हालांकि जो बताएं वही होगा, फिर से मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि देखो ये क्या है कि मैंने ले लिया है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब उसके न्यूक्लियस में प्लस होगा, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे जिनको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। इनिशियली हमने क्या रखा है उसको, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। जैसे चल रहा है सीन वैसे ही चलता जाएगा। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या कर दिया, अप्लाइड कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा तो न्यूक्लियस से जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो
स्लाइटली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा पीछे डिस्प्लेस्ड हो जाता है। तो ऐसे जब हो जाएगा तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक डाइपोल बनते हुए दिखाई देगा। इसी को उठा के यहाँ पे रखा गया है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, और उनके बीच की दूरी कितनी, बहुत कम दूरी है, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हमने डी मान लिया है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, यही हमारी कहलाती है पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं तो उसके अंदर क्या बन जाता है, उसके अंदर के जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं थोड़ा सा अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, तो वो एक डाइपोल बनाने लगते हैं। तो यही फिनोमिना हमारी क्या कहलाती है, पोलराइजेशन इन डाइपोल। और ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, डिस्प्लेसमेंट होने के बाद डाइपोल बन रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, दूसरे को पकड़े हुए हैं और डिस्प्लेस हुए हैं, तो उसमें कुछ एनर्जी क्या हुई होगी, रिड्यूस हुई होगी। वही एनर्जी क्या हो जाती है, वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रिड्यूस किया है, ठीक है, मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है। देखो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लगाया और मटेरियल के ऊपर क्या हो जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्रिएट होगा, क्योंकि डाइपोल हमने क्रिएट किया। कैसे हुआ मैंने बता दिया आगे। ये क्या करेगा, इसको नेट रिड्यूस करेगा। इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी यूज की गई होगी। ठीक है, यहाँ पे जो डाइपोल बन रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने में क्या कुछ ना कुछ वर्क किया गया होगा। वर्क करने की वजह से कुछ एनर्जी लॉस्ट की गई होगी। वही एनर्जी कहाँ हो जाती है, मटेरियल में स्टोर हो जाती है। या इसको इस तरह समझ सकते हो कि जो डाइपोल बंधे होते हैं, किसी न किसी फोर्स की वजह से बंधे होते हैं, और उसमें एक एनर्जी हो जाती है, जो कि स्लाइटली तुम डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें, तो फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो उसमें वर्क आ जाएगा, सीन में वर्क आ जाएगा, जो एनर्जी आ जाती है। वो हमने अभी पढ़ा है कि जो स्टोर एनर्जी होती है। ठीक है, तो वही जो स्टोर एनर्जी होती है वो कहाँ हो जाती है, इसमें स्टोर हो जाती है। वही यूज़ हम करते हैं किसमें, कैपेसिटर में। कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, वहाँ पे इनिशियली क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती रहती है। कैसे, वहाँ पे हमारा जो होता है चार्ज, जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो स्लाइटली डिस्प्लेट हो जाते हैं। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, डिस्प्लेस डिस्प्लेट हुए होंगे, जिसका मतलब उस पर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। फोर्स लगा होगा तो वहाँ पे वर्क सीन में आ जाता है। वर्क सीन में आ गया तो एनर्जी हमें मिल जाती है। वही एनर्जी क्या होती है, रहती है इसमें स्टोर होती रहती है। ठीक है, तो ये हमारी कहानी रही पूरा का पूरा पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक में। अब इसके देखो कई प्रकार भी होते हैं पोलराइजेशन के, उसके हम पढ़ लेते हैं। मेनली 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे। ओके, तो पहले इसका मैं थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तुम्हें बता देता हूँ। मान लो ड्यू टू पोलराइजेशन डाइपोल डेवलप होगा। डाइपोल डेवलप होगा तो डाइपोल मोमेंट आएगा। डाइपोल मोमेंट इतना होता है, हमने पढ़ लिया था, चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच की दूरी। अगर मान लो n नंबर ऑफ डाइपोल बने होंगे, यानी प्लस माइनस बहुत सारे बने होंगे, तो उनकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट आएगा, पहले इस डाइपोल की वजह से, फिर इसकी वजह से, सबको जोड़ते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, n नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट, जिसको मैं समेशन ऑफ k = 1 to n कर दिया हूँ, और यहाँ पे q के डी के कर दिया हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया। अब पोलराइजेशन की अगर मैं बात करूँ मैथमेटिकली, तो होता है टोटल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे डाइपोल कर लेना। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, डाइपोल कर लेना। टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो भी तुम मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसमें जितना भी डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, उसके वैल्यू में जितना भी स्टोर हो रहा है, उनका रेशियो क्या कहलाता है, हमारा पोलराइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा वैल्यूम होगा बहुत कम होगा, टेंस टू 0, तो यहाँ उसके लिए मैंने लिमिट लगा दिया है। ठीक है, फिजिकल टू लिमिट डेल वी टेंस टू 0 क्यू के डी के अपॉन डेल्टा वी, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। जो चीज़ें मैं करते जा रहा हूँ, सिंपल बताते जा रहा हूँ, वही चीज़ें कनेक्ट होती जा रही हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन की अगर मैं बात करूं तो पहला टाइप्स होता है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, जो मैंने अभी बताया कि एक कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिए हो, वो न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो वो दोनों अपनी जगह से स्लाइटली क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाइपोल बन जाता है। और यही फिनोमिना क्या कहलाता है, डाइपोल पोलराइजेशन कहलाता है। जो मैंने वो बताया था वही इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन कहलाता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन की बात रही। दूसरा नंबर अब चल रहा हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ ये, और ज़्यादा ये पूछता नहीं है, पूछेगा तो बता देना। आयनिक पोलराइजेशन क्या होता है, जब भी आयनिक मटेरियल की बात होती है तो क्रिस्टल लैटिस सीन में आ जाता है। और तुम पढ़ोगे क्रिस्टल लैटिस में जो होते हैं तुम्हारे चार्ज होते हैं अंदर, वो अच्छे से अरेंजमेंट होते हैं, जैसे माइनस प्लस इस तरह से रखे होते हैं, या तो प्लस माइनस इस तरह से अरेंजमेंट रहते हैं। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाऊँ तो वो ऐसे ही अरेंजमेंट रहेंगे, यहाँ पर कोई भी पोलराइजेशन सीन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो देखो पॉजिटिव वाला उसकी डायरेक्शन में क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, नेगेटिव वाला इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव वाला यहाँ पे आ गया, और ये वाला पॉजिटिव वाला इसकी डायरेक्शन में चला गया, आगे नेगेटिव वाला इसके डायरेक्शन में आ गया। तो इस तरह से ये क्या हो जा रहे हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो जा रहे हैं। जब स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो जा रहे हैं तो तुम्हें प्लस माइनस एक यहाँ पे डाइपोल देखने को मिल रहा होगा, प्लस माइनस यहाँ पे डाइपोल। तो यही फिनोमिना क्या कहलाती है, हमारी आयनाइजेशन पोलराइजेशन। यानी जब हम आयनिक क्रिस्टल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर के जो क्रिस्टल होते हैं, प्लस माइनस आयन होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। प्लस वाला जो आयन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, और माइनस वाला उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें डाइपोल बनते हुए दिखाई देंगे। और उसकी वजह से उसके सीन में क्या आता है, डाइपोल मोमेंट आता है। और हमें पता पोलराइजेशन होता है डाइपोल मोमेंट जो हो रहा है अपॉन डाइपोल मोमेंट अपॉन वैल्यूम। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, पोलराइजेशन। ये सारी चीज़ें किस में देखने को मिलती है, सॉलिड NaCl KCl में। यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बताई वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ओके, तो लास्ट पे हम चलते हैं, लास्ट वाले पे। लास्ट वाला हमारा है
लास्ट है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन का, यानी जिस डायरेक्शन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ वही डायरेक्शन में हमारे सारे के सारे डाइपोल चले क्या हो जाए, ओरिएंटेड हो जाए, तो ओरिएंटेड पोलराइजेशन कहलाएंगे। अगर वही डायरेक्शन मुझे डाइपोल ओरिएंटेड करना है तो मुझे ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चाहिए जिसमें पहले से ही डाइपोल मूवमेंट हो, डाइपोल हो। अगर पहले से डाइपोल होंगे तो क्रिएट करेंगे तो क्रिएट पहले होंगे, फिर उसमें ओरिएंटेड करने के लिए मुझे और एक्सटर्नल करना पड़ेगा ना काम। तो इससे अच्छा है कि एक ऐसा मटेरियल हो जिसमें डाइपोल पहले से ही मौजूद हो, उसमें उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। तो देखो सारे के सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं, यानी पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन हो गया है, नेगेटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा कहलाता है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। ये किसी में देखने को मिलते हैं, H2O HCl में देखने को मिल जाएंगे तुम्हें। ओके, तो इतना काफ़ी है थ्योरी लिखने के लिए, और सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। ये देखो फिगर सही नहीं है, फिगर गलत लगा दिया गया है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ क्या चीज़ कहा गया है, आगे समझा देता हूँ, वही चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, कन्वेक्शन करंट क्या होता है, जैसे कि इसको समझो, मान लो मैंने कोई कंडक्टर ले लिया, तुम इंसुलेटर भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। कंडक्टर में क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, इसमें कोई भी बैटरी लगाई नहीं गई है। अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में, तो इनकी वजह से करंट भी फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट होता है। तो वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें झटका नहीं लगता है। ठीक है, तो लेकिन जो एक्चुअल में इन मूवमेंट मोशन की वजह से जो एक्चुअल में करंट फ्लो हो रही है, इनके एक्चुअल मोशन की वजह से वही करंट हमारी कहलाती है कन्वेंशन करंट कहलाती है। ये किस में हो सकती है, कंडक्टर में भी हो सकती है, लिक्विड गैस किसी में भी हो सकती है। ठीक है, वाटर में भी देखोगे तो अंदर कई मॉलिक्यूल बने होते हैं, जो आयन बने होते हैं, वो मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमें करंट देखने को मिलती है वो कन्वेंशन करंट कहलाती है। अगर मैं इसको करंट डेंसिटी से जोड़ना चाहूँ तो जो अंदर फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो जो वेलोसिटी होती है वो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और हमें पता है कि ये वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी होता है करंट डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो करंट डेंसिटी ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, करंट डेंसिटी मिल जाएगा, किसके लिए, कन्वेंशन करंट के लिए। तो जब न्यूमेरिकल में कन्वेंशन करंट आएगा तो तुम ये फार्मूला यूज करोगे। ओके, ये 2 नंबर में एक्चुअली क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ज़्यादा नहीं है चांसेस, इधर उतने आए नहीं है। ठीक है, तो ये रही तुम्हारी कन्वेंशन करंट क्या होती है, मैंने बता दिया। कुछ एग्जांपल मैंने दिया हूँ, एग्जांपल मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने बता दिया कैसे चलता है, तुम एग्जांपल पढ़ लेना। कंडक्शन करंट की बात करूँ तो ये देखो, ये ठीक नहीं है, इसको हटा देता हूँ। कंडेंसेशन करंट में क्या होता है कि अगर वही मैं कंडक्टर ले लूँ, अब कंडक्टर में मैंने क्या कर दिया, बैटरी अप्लाई कर दिया। अब सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में लाइन हो जाएंगे, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो यही करंट मुझे मिलता है वही क्या कहलाता है, कंडक्शन करंट कहलाता है। तो कंडक्शन करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ मटेरियल, यूजुअली कंडक्टर में ही ज़्यादा हम बैटरी लगाते हैं, लकड़ी में तो बैटरी तुम नहीं लगाते हो। ओके, तो ड्यू टू दी मोशन ऑफ फ्री चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वही हमारी कंडक्शन करंट कहलाएगी। अगर मैं इसको करंट डेंसिटी को जोड़ना चाहूँ तो सिग्मा ई हो जाएगा, ये हमने पढ़ चुका है, यहाँ पर लिखी गई है चीज़ें, सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसको एक बार रीड आउट कर लेना, मैंने अपनी तरफ से पूरी बताने की कोशिश की, मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं बात करने जा रहा हूँ कंटिन्यूटी इक्वेशन की। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेरिवेशन आने के चांसेस बने रहते हैं। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, ये एक्सप्रेस करता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ना ही तुम क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज डेंसिटी इन अ वैल्यूम, किसी भी वैल्यूम में चार्ज डेंसिटी यानी रो वी का डिक्रीज का मतलब माइनस डेंसिटी इन अ वैल्यूम टू नेट इज इक्वल टू द नेट करंट फ्लोइंग आउट ओवर द वैल्यूम। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है कि जो तुम्हारा चार्ज डेंसिटी होती है वैल्यूम में, वो डिक्रीजिंग फॉर्म में इक्वल होगी, किसके इक्वल बराबर होगी, जो उसके चारों तरफ जो उस वैल्यूम के आउटवर्ड में, अगर कोई इस तरह से वैल्यूम है, ये वैल्यूम है, तो वैल्यूम के आउटवर्ड जितने भी तुम्हारे करंट होंगे, सारे करंट को सम कर दोगे तो इसके डिक्रीज यानी टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज के किसके बराबर होगा। ठीक है, करंट इसके बराबर होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, प्रूव्ड करनी है। तो ये प्रूव्ड करूँगा, इतना लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, ये इक्वेशन यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट प्रूव कर दिया है, यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखा है, तो पहले ये इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन क्या है, डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी इंटू रो वी। अब जे क्या है, करंट डेंसिटी है, हम करंट डेंसिटी के थ्रू जाएंगे, यहाँ से ईजी हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या लाना है, रो भी लाना है और जे लाना है। तो मुझे पता है जे जब मुझे लाना होगा तो करंट डेंसिटी मुझे चाहिए, तो करंट डेंसिटी मैंने लिख दिया। यहाँ से मुझे करंट चाहिए तो मैंने करंट यहाँ पे निकाल लिया, सिंपली रखते गया, इंटीग्रेट कर दिया, मुझे करंट मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, करंट को मुझे चेंज करना है किसमें, चार्ज में। चार्ज में चेंज करना है तो मैं डी क्यू अपॉन डी टी करूँगा। करंट डेंसिटी तुम्हारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो चार्ज भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, नेगेटिव कर दिया है। ठीक है, तो आई इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। तो इसको मैंने इक्वेशन में रख दिया, तो आ जाएगा मेरा माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ जे डी
एस। क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि वैल्यू में बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो सरफेस भी होगा वो भी क्या होगा, क्लोज होगा। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, क्यू क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे रो भी चाहिए, तो इसलिए मैं इसको सबसे पहले करंट में लाया। जे तो मुझे चाहिए तो मैंने जे ले लिया, यहाँ पे जे को मैंने फिक्स कर दिया। फिर करंट को सी में लेके आया क्योंकि मुझे क्यू चाहिए, तो क्यू चाहिए तो मुझे आई चाहिए होगा, तो आई मैंने सी में लाया, उसकी वजह से क्यू लाया। अब क्यू ला दिया हूँ तो मैं भी रो भी आराम से लेके आ जाऊँगा। रो भी बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी वी, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो वी इंटू डी वी, तो टोटल क्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो वी डी वी। तो इसको उठा के मैंने इस इक्वेशन में रख दिया, तो मुझे मिल गया माइनस डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन ऑफ रो वी डी वी इजकल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ जेड टी एस हो जाएगा। ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दूंगा, इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, वैल्यूम में। यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओगे तो कहता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल को चेंज कर सकते हो वैल्यूम इंटीग्रल में, तो मैंने इसको सिंपली यहाँ पे पुटअप कर दिया। तो यहाँ पे मेरा ये वैल्यूम इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से कैंसिल आउट। पहले मैं इसको अंदर लेके जाऊँगा, फिर उसके बाद दोनों को कैंसिल आउट कर दूंगा, तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगा। यही इक्वेशन मेरा क्या कहलाता है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई ऐसे करके लिख दिया हूँ, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहलाता है। तो इक्वेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, डेरिवेशन अच्छे से कर लेना। आगे बात करते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ये भी तुम्हारा कनेक्टेड है, तो किससे, उसी से कनेक्टेड है। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम निकालो या कंटिन्यूटी इक्वेशन, दोनों करंट डेंसिटी से ही स्टार्ट करना। वहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, डेल जे इजकल टू रो भी चाहिए होता है, डेल टाइम्स ऑफ डेल टी माइनस। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, पैरामीटर, ये पैरामीटर चाहिए होता है, ये पैरामीटर चाहिए होता है, और जे बराबर हम चाहते हैं डी आई बाई डी एस होता है। तो ये पैरामीटर यहाँ से मुझे मिल गया था। ठीक है, यहाँ से मुझे मिल गया था डी आई जे डी एस मिल गया था, आई मिल गया था, लेकिन मुझे आई नहीं चाहिए, रो भी चाहिए। तो आई को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ क्यू में, क्योंकि मैं रो भी जानता हूँ डी क्यू अपॉन डी टी होता है, तो आई को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किस में, क्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से हम वहाँ पे प्रोसीजर किए थे। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या कहता है, रिलैक्सेशन टाइम कहता है कि तुम्हारी जो चार्ज डेंसिटी है, वो चार्ज डेंसिटी अपनी इनिशियल वैल्यू से 37% डिक्रीज होने में कितना टाइम लेता है। यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ये ग्राफ हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी हो गई। यहाँ पे तुम्हारा फुल चार्ज डेंसिटी है। अब फिर क्या है, टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है। एक ऐसा टाइम आता है, ये टाउ मान लेता हूँ, एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे तुम्हारा रो भी कितना हो जाता है, रो भी का 37% घट गया है नीचे। ठीक है, रो वी नॉट ले लेता हूँ, ये 30% क्या हो गया, इससे घट गया है। जिस टाइम पे इतना परसेंट ये डिके होता है, वही टाइम हमारी कहलाती है रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम बराबर होती है एप्सिलॉन अपॉन रो के। अब देखो, मुझे चाहिए रो चाहिए, टाउ मैं निकालूंगा, मुझे रो चाहिए। रो किस में पढ़ा है हमने, करंट डेंसिटी में हमने पढ़ा है, जे इजकल टू रो ई पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि मुझे अपसाइलन भी चाहिए। अब ये वाला फार्मूला मत लगा देना, रो इजकल टू अपॉन 1 अपॉन अपसाइलन, क्योंकि मुझे, सॉरी, 1 अपॉन सिग्मा, ये सिग्मा है, रो नहीं है, सिग्मा है। तो मुझे सिग्मा चाहिए, तो जे इजकल टू ई चाहिए। ये वाला फार्मूला मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपसाइलन भी चाहिए, और मुझे पता है ई बराबर होता है 1/4 पाई अपसाइलन, यानी इन दोनों में मुझे अपसाइलन भी मिल जाएगा और सिग्मा भी मिल जाएगा। इस वजह से मैंने करंट डेंसिटी यहाँ पे यूज़ किया है। तो करंट डेंसिटी मैंने यूज़ किया, मुझे जे नहीं चाहिए, ये ई नहीं चाहिए, तो ई को मैंने हटा दिया। डी इजकल टू कितना होता है, अपसाइलन ई भी होता है। ठीक है, अपसाइलन का मैंने बता दिया था कि ई क्यों लिया है, वहाँ पे सीन में अपसाइलन आता है। और एक और फार्मूला होता है कि डी इजकल टू अपसाइलन ई आता है। तो यहाँ से अगर मैं ई को हटा दूँ तो डी अपॉन अपसाइलन सीन में आ गया कि नहीं आ गया। देखो यहाँ पे अपसाइलन सीन में आ गया, और दोनों क्या हो गए, इससे रिलेटेड हो गए, रेशियो से रिलेटेड हो गए। हमें एग्जैक्ट यही चाहिए, इसका ठीक अपोजिट चाहिए। अब देखो, जे इजकल टू मुझे क्या चाहिए, जे हटाना है, तो मैंने अभी पढ़ा है क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा है, डेल जे इजकल टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी। तो यहाँ जे की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, सिग्मा डी अपॉन अपसाइलन। तो मैंने ये पुटअप कर दिया, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। सिंपली मैंने इसको सिंपल कर लिया। फिर उसके बाद डेल डॉट डी हमने पढ़ा है गॉस लॉ के थ्रू, रो वी होता है। ठीक है, जो कि होता है तुम्हारा चार्ज डेंसिटी। देखो, यही मैंने चार्ज डेंसिटी की ही बात कर रहा था, चार्ज डेंसिटी भी मेरी सीन में आ गई। तो सारी चीज़ें देखो कनेक्टेड है। कि मैंने करंट डेंसिटी क्यों लिया, क्योंकि मुझे सिग्मा चाहिए और रो और अपसाइलन चाहिए, तो ये अपसाइलन इससे मिल जाएगा। फिर मैंने फ्लक्स डेंसिटी को लाया, क्यों, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी को लाऊंगा तो इसको कन्वर्ट करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, रो भी, जो कि रो भी तुम्हारे डिफिनेशन में दिया है। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड होती जा रही हैं। अब उसके बाद मैंने क्या किया, केवल पुटअप कर दिया है, डेल डॉट डी की जगह पे रो भी मैंने पुटअप कर दिया, तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको इस तरह भेज दिया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है जहाँ तक मुझे लग रहा है, एक मिनट देना मुझे। अच्छा, ये सॉरी, इसको मैंने केवल इक्वेशन कन्वर्ट किया है मैंने। ठीक है, सबसे ये इक्वेशन मैंने चेंज कर दिया इधर, और उसको इधर कर दिया है। ठीक है, इसको इधर ला दिया है और इसको इधर भेज दिया है, माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, ये रो भी देखो, यहाँ पे रो भी है, यहाँ पे रो भी है, तो इसको मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा, क्योंकि यहाँ का मैं इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, और डी टी इधर में भेज दूँगा। अब इसके बाद जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो 1/x का जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, log ऑफ x मिलता है, ln x मिलता है, जो कि log टू द बेस ई के बराबर होता है। ओके,
दो चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दी। यहाँ पे मैंने किया है तो यहाँ पर भी मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी, एक यहाँ पे मुझे कांस्टेंट मिलेगा क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो कांस्टेंट भी मैंने किस में लिया, ln में लिया है। इधर भी कांस्टेंट लेके आ सकते हो, माइनस प्लस करो कोई डिपेंड उसमें उतना भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लस कांस्टेंट कर दिया, रो वी नॉट, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो लिख देना तुम यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, लॉग लॉग को एक तरफ लेके आऊँगा तो ये आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला लगा दूंगा, ln a माइनस ln b किसके बराबर होता है, ln a अपॉन b, तो यहाँ पे रो बी अपॉन रो बी नॉट हो जाएगा। अब देखो ln को मैं log ऑफ e लिख सकता हूँ। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू मैं निकालना चाहूँगा, तो ये क्या करता है, इस साइड चला जाएगा और इधर जो भी बचे होते हैं, जैसे log ऑफ e इक्वल टू 2 है, तो मैं यहाँ पे log ऑफ x टू द बेस e इक्वल टू 2 है, अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, e इस साइड चला जाएगा और इधर जो भी वैल्यू होती है इसके पावर में आ जाती हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, e को मैंने इधर भेज दिया है, जो भी यहाँ पे चीज़ें थी इसके पावर में आ गई हैं, रो बी अपॉन रो बी नॉट आ जाएगा। रो बी की वैल्यू हमें चाहिए थी, रो बी इक्वल टू हो जाएगा रो वी नॉट e टू द पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं टाउ की बात करूँ, टाउ क्या है, एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा है, इसके ठीक अपोजिट है, तो 1 अपॉन टाउ की क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं, टी अपॉन एप्सिलॉन रख दूंगा, ठीक है। अगर टी टाइम किसके बराबर हो जाए, टाउ के बराबर, टी टाइम अगर मैं टाउ के बराबर रख दूंगा तो देखो वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, टी बराबर एप्सिलॉन ई था मेरा, मैंने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट की है, ओके। जो मैंने अभी बताया वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अगर मैं टी बराबर टाउ की बात करूँ, यानी रिलैक्सेशन टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे मैं रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ था, ठीक है, क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बराबर किसके था, 1 अपॉन टाउ के बराबर था। तो यहाँ पे अगर टी बराबर टाउ रखूँगा तो माइनस टाउ अपॉन टाउ हो जाएगा, आ जाएगा -1 यानी 1 अपॉन ई, इसकी वैल्यू होती है लगभग 0.37 के आसपास। तो अगर परसेंटेज में निकालूंगा तो मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा, 37% आ गया। यानी तुम्हारी चार्ज डेंसिटी जो थी वो कितनी हो गई, तुम्हारी इनिशियल वैल्यू के 37% के बराबर हो गई। और जिस टाइम पे ये होती है वही टाइम हमारा कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर में कंडक्टिविटी हमारी हाई होती है तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। रिलैक्सेशन टाइम कम होने का मतलब कि वो बहुत तेज़ी से वो उस डेंसिटी को अचीव कर लेता है, ठीक है। इंसुलेटर में ये तुम्हारा कम होता है, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होता है। तो ये तुम्हारी रही कंटिन्यूटी इक्वेशन और रिलैक्सेशन टाइम, कैसे डेरिवेशन करना है वो सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दिया। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, हमें करंट डेंसिटी इतना दी गई है, ये फाइंड करना है टाइम रेट इंक्रीज इन रोबी। हमें क्या करना है, टाइम रेट रोबी में इंक्रीज टाइम रेट करना है। टाइम रेट का मतलब है, रोबी बात हो रही है, इसकी रेट की बात हो रही है, टाइम रेट की बात। इंक्रीज का मतलब है कि हमें माइनस नहीं चाहिए, हमें प्लस में वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है। तो पहली चीज़ें हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले पे आते हैं। तो हमें क्या दिया है, हमें ये वैल्यू दी है, सबसे पहले जो वैल्यू दी गई रहती है उसको लिखना रहता है। फिर उसके बाद पहला मैं क्या करूँगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन से करूँगा। क्यों, क्योंकि मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, डेल रो बी अपॉन डेल टी, ये वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू कंटिन्यूटी इक्वेशन अभी हमने पढ़ के आया क्या, डेल डॉट जे बराबर होता है माइनस डेल रो बी अपॉन डेल टी। तो ये वैल्यू मुझे चाहिए, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से मैंने ये वैल्यू लिख दिया है। और ये चीज़ें किस में है, देखो ये चीज़ें तुम्हारा है रो फाई जेड में है। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू दिया है, जेड की वैल्यू दिया है और यहाँ पे फाई की वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे रो की जगह आर दे दिया है, ठीक है। अगर आर थीटा फाई में दिया होता तो यहाँ जेड नहीं दिया होता। तो ये सिलेंड्रिकल में दिया है तो रो फाई जेड में दिया है। तो सारी चीज़ें मैंने रख दिया यहाँ, चूंकि आर में दिया है तो रो को मैंने आर मान लिया है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये मैंने डेल डॉट जे बराबर ये रखा 1 अपॉन आर, जो मैंने सिखाया था 1 अपॉन H1 H2 H3 के हिसाब से मैंने तुम्हें सिखाया था। डाइवर्जेंस वही लगा दिया हूँ मैंने यहाँ पे। डाइवर्जेंस ऑफ जे की वैल्यू मैं निकालूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। कोऑर्डिनेट में मैं ये बहुत अच्छी तरह से समझा दिया हूँ, तो यहाँ पे मैं अगेन समझाने नहीं जाऊँगा। तो सारी वैल्यू को मैंने ऐसे पुट कर दिया है और सब वैल्यू को मैं क्या करूँगा, अब इंटीग्रेट करूँगा। यहाँ आर के रिस्पेक्ट में इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे 50 अपॉन आर मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी 50 अपॉन आर, एक तो ये 50 अपॉन आर यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। चलो मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं सारी वैल्यू पुट कर दिया हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आर के डायरेक्शन में जो वैल्यू दी गई है उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट करूँगा। फिर उसके बाद फाई के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू दी है कुछ नहीं है तो 0 पुट कर दूँगा। जेड के रिस्पेक्ट में दी है तो मैंने 0 पुट कर दिया। यहाँ पे कहोगे वैल्यू और आगे पीछे 1 अपॉन H1 H2 ये सारी चीज़ें क्यों नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे 0 है तो वो लिखने की वैल्यू जरूरत नहीं है, ठीक है। लिखूँगा तो केवल टाइम ज़्यादा होगा, तुम चाहो तो एग्जाम में लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। फिर उसके बाद ये तो सारे 0 हो जाएंगे, बचा क्या, इसी को हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये 50 क्या था तुम्हारा कांस्टेंट, तो 50 बाहर निकल जाएगा। पहले से बाहर आर था तो 50 अपॉन आर बाहर हो जाएगा। डेल अपॉन डेल आर, आर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट करोगे तो 1 अपॉन आर मिलेगा। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो -1 अपॉन आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो डेल डॉट जे की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, -50 अपॉन आर क्यू मिल गई। तो आर की वैल्यू मैं 2 रख दूंगा तो फिर -50 अपॉन 8 मिल जाएगा। फिर इसको कैंसिल आउट करूँगा तो -25 अपॉन 4 मुझे डेल डॉट जे की वैल्यू मिल जाएगी। और डेल डॉट जे वैल्यू किसके बराबर है, माइनस डेल रो बी अपॉन डेल टी के बराबर
बराबर है, तो इसके बराबर मैं इसको इक्वेट करूँगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दूंगा, तो मुझे इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज किस में मिल गया, रो बी में मिल गया। तो पहला आंसर मुझे 25.4 मिल गया। दूसरा मुझे टोटल करंट पासिंग थ्रू दी सरफेस निकालना है। मुझे दे दिया गया आर इतना दिया गया, जेड 0 सेफ दिया गया है और फाई 0 to 2 पाई दिया गया है, यानी सिलेंड्रिकल में दिया गया है। तो दूसरे आंसर पे चलते हैं। जो चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ सिंपली वही क्वेश्चन में यूज़ होती जा रही हैं। तो कोऑर्डिनेट पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस समय मैं डिटेल में समझाया हूँ, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। तो जाके अगर नहीं समझ में आ रहा कोऑर्डिनेट कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट की तुम वीडियो देख लेना, और कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, अपना रिस्पॉन्स देते चलना, ताकि हम उसमें मॉडिफाई करते चलें। तो देखो हमें क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, तो हमें चार्ज डेंसिटी दिया गया है, तो चार्ज डेंसिटी बराबर हम पढ़ते आ रहे हैं डी आई अपॉन डी एस होता है। यहाँ से आई बराबर इंटीग्रेट कर दूंगा, मुझे चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे डी एस चेंज करना पड़ेगा। डी एस चेंज करने के लिए सरफेस के लिए मैंने बताया है, जो कांस्टेंट दिया रहा था उसका डायरेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट आर बराबर 2 दिया है, तो डी आर डायरेक्शन ले लूँगा, बाकी जो बचा वो क्या हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। डी फाई हो जाएगा, फाई एंगल है तो वो अकेले नहीं आता, आर के साथ आएगा। रो फाई जेड में बात कर रहे हैं, तो आर की जगह रो की जगह आर आ गया है, और डी जेड तुम्हारा लेंथ है तो डी जेड आ जाएगा, तो वही डी एस लिखा गया है। सारी वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, जे की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ए आर डॉट 1 आ जाएगा, तो वो पुट कर दिया है। सरफेस इंटीग्रल 2 बार कर दिया, एक जेड 0 to 1 जाएगा, एक फाई 0 to 2 पाई जाएगा। हालांकि यहाँ पे रो की वैल्यू यानी आर की वैल्यू है ही नहीं, तो मैं आर कांस्टेंट लेके चलूंगा, बाहर निकल लिया। अब फाई का डिफरेंशिएट करूंगा फाई के रिस्पेक्ट में, तो मुझे फाई मिल जाएगा, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में करूंगा, जेड मिल जाएगा। लिमिट 0 to 1 और 0 to 2 पाई रख दिया, सारी वैल्यू मैं पुट करूंगा, जेड की जगह 1 माइनस 0 मुझे 1 मिल जाएगा, और फाई की जगह 2 पाई माइनस 0 तो मुझे 2 पाई मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे 50/2 मिल जाएगा, आर की वैल्यू 2 थी, तो 25 × 2 पाई बराबर 50 पाई एम्पियर मुझे करंट मिल जाएगी। तो इस तरह से मैंने करंट भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो देखो कितना ईजी क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं बात करता हूँ बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, हमने अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा केवल एक ही मीडियम में देखा, यानी या तो हमने कंडक्टर में देखा या हमने वही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में देखा। अब हम बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहे हैं, यानी मैं करंट फ्लो करा रहा हूँ, यहाँ से करंट मैंने फ्लो कराया कॉपर में, यहाँ से मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिया, तो मुझे कितने मीडियम मिल गए, 2 मीडियम मिल गए, ठीक है। एक ये कंडक्टर हो गया, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया। तो इसके जो बीच में जो सर्फेस बना जहाँ पे ये दोनों टच कर रहे हैं, ये इन दोनों के लिए क्या कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी। तो यहीं पर हम बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे, क्यों, क्योंकि अगर मुझे यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो अगर बाउंड्री कंडीशन मुझे पता है तो यहाँ की मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। यहाँ का मुझे परमिटिविटी पता है तो यहाँ की मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ का मुझे फ्लक्स डेंसिटी पता है तो यहाँ की भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो हम बाउंड्री कंडीशन करेंगे किसके किसके, सबसे पहले दोनों मटेरियल लेंगे, डाइलेक्ट्रिक की दोनों अलग अलग मटेरियल होंगे, ठीक है, जिनके बिहेवियर अलग होगी। फिर लेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक होगी, एक कंडक्टर होगी, फिर डाइलेक्ट्रिक और फ्री स्पेस होगी। फ्री स्पेस एक स्पेशल केस होता है ये दूसरे वाले का, तो उसको मैं नहीं करवाऊंगा, बस बता दूंगा कैसे होता है, ठीक है, उसको आगे तुम कर लेना। यहाँ देखो पहला हमारा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो मैंने क्या किया, एक मीडियम में यहाँ पे ले लिया है क्या, बाउंड्री ले लिए, ये मीडियम 1 हो जाएगा, ये मीडियम 2, दोनों मीडियम क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो दोनों डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इसका परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 हो जाएगा, इसका एप्सिलॉन 2 हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, हालांकि कुछ टिल्टेड होते हुए जाएगी, कुछ ऐसे आ रही, कुछ ऐसे होके जाएगी, और यहाँ पे सीधा बन गया है, तुम थोड़ा टेढ़े बनाना, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बनाना। तो यहाँ से E1 आया, और दूसरे मीडियम में जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी एप्सिलॉन चेंज हो जाएगी। तो वहाँ E2 में ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर ये जा रही है तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक टेंजेंशियल, तो उसी के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नॉर्मल, क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, तो इस वजह से इसको मैं ले रहा हूँ नॉर्मल। ये डायरेक्शन हो जाएगी टेंजेंशियल, और डायरेक्शन भी देखो उसी डायरेक्शन में ले रहा हूँ जिस डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। उसी तरह से मैंने इसका भी 2 कंपोनेंट कर लिया, ये कंपोनेंट हमारा टेंजेंशियल कहलाएगा, ये नॉर्मल कहलाएगा। तो सबसे पहले हम टेंजेंशियल ई को निकालेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मल ई को निकालेंगे, दोनों को अलग अलग निकालेंगे, फिर उसके बाद दोनों को पुट कर देंगे, हमारी सारी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि E1 क्या हो जाएगा, E1 टेंजेंशियल प्लस EN नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हम करके पुटअप कर देंगे, ओके। तो देखो क्या करेंगे, हमें टेंजेंशियल चाहिए तो ये वाली वैल्यू चाहिए, हमने अभी पढ़ के आया है क्या, ये E.EL इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E.DL बराबर क्या होता है, 0 होता है। यही तुम्हारा क्या कहलाता, मैक्सवेल इक्वेशन भी कहलाता। तो यहाँ पे मैं एक कंडक्टर पे एक छोटा सा क्या ले लूँगा, एक छोटा सा लाइन ले लूँगा जो कि क्लोज लाइन होगा, कुछ इस तरह से जाते हुए मैंने डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की दे दी इस पर। इसकी जो लेंथ होगी WL ले लेता हूँ, और जो हाइट है WH, जो WH है वो टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तुम लिख लेना, टेंड्स टू 0 होगा, ठीक है। और ये क्या है, सिमेट्रिक का मतलब जितना ऊपर जितना भी भाग होगा ऊपर मीडियम 1 में उतना ही मीडियम 2 में आएगा, यानी अगर ये टोटल डेल H है तो ये आधा पार्ट डेल H/2 होगा, तो नीचे वाला भी डेल H/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अरेंजमेंट यहाँ पे कर दी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E.DL
बराबर क्या होता है, जीरो होता है। अब मैं देखो टेंजेंट यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ ई डॉट डी एल, ई वाली लाइन, ठीक है। यहाँ में मैं चला, यहाँ पे जब मैं चलूँगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1T है, तो E1T ले लिया। फिर मुझे क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, डी एल चाहिए, तो डी एल बराबर कितना है, डी एल डॉट डब्ल्यू है, यानी डी एल का इंटीग्रेट मैंने कर दिया है, तो मुझे क्या मिल गया, डी एल डॉट डब्ल्यू मिल गया, टोटल लेंथ मिल गया, तो मैंने डी एल डॉट डब्ल्यू लिख दिया। फिर प्लस क्या करूँगा, फिर इस लेंथ में चल रहा हूँ, तो इस लेंथ में चला हूँ, मीडियम वन में देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में E1 है, तो मैंने E1 लिखा। फिर लेंथ क्या है, डेल एच अपॉन 2 है, तो उसको मैंने लिख दिया। फिर मीडियम 2 में मैंने गया, मीडियम 2 में मुझे क्या मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड E12 मिल गई। लेंथ कितना है, डेल एच अपॉन 2, तो मैंने उसको प्लस करके लिख दिया। फिर मीडियम 2 में मैं देखो इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2T है, तो मैंने E2T लिख दिया। लेंथ कितना है, डेल डब्ल्यू है, तो डेल डब्ल्यू लिख दिया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो इस डायरेक्शन में जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे के डायरेक्शन में E2N है। मैं ऊपर जा रहा हूँ तो माइनस लिखूंगा, -2N डेल एच अपॉन 2EL की जगह लिख दिया। फिर उसी तरह से मीडियम 1 में मैं गया, मीडियम 1 में उस डायरेक्शन में क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1N है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसके लिए मैंने माइनस लगाया 1N डेल एच अपॉन 2, ये DL की वैल्यू आ जाएगी। अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाली वैल्यू, सॉरी ये वाली वैल्यू नहीं, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू को कैंसिल आउट कर रही है, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू को कैंसिल आउट कर रही है, बचा क्या, ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी। तो ये डी डब्ल्यू अगर कॉमन लिख के मैं इधर पे दूंगा तो 0.DW हो जाएगा, जो मुझे 0 मिल जाएगा। तो E1T माइनस E2T मिलेगा मुझे बराबर 0 के। फिर मैं इसको इक्वेट कर दूंगा तो 1T इक्वल टू 1 मुझे मिल जाएगा। यानी जो मेरा टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मीडियम 1 में, वही मीडियम 2 में भी होता है, वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैं फ्लक्स डेंसिटी निकालना चाहूँ तो मुझे पता है D बराबर होता है एप्सिलॉन E के बराबर होता है, तो वही वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ पे। टेंजेंशियल की बात कर रहा हूँ तो D1T एप्सिलॉन 1 मीडियम 1 की बात हो गई, मीडियम 2 की टेंजेंशियल की तो D2T एप्सिलॉन 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एप्सिलॉन बराबर हमें पता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R होता है, उसको पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट दोनों के लिए बराबर होगा, कट आउट हो जाएगा। फिर इसको जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, D1T एप्सिलॉन R1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, D2T एप्सिलॉन R2, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, D1T अपॉन एप्सिलॉन R2, इसको इधर लेके आ रहा हूँ, इसको उधर भेज रहा हूँ, तो ये मुझे इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन से मैं D भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। देखा, हमने केवल एक मीडियम का हमें पता होगा, दूसरे मीडियम का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने अभी टेंजेंशियल की बात की, अब मुझे किसका कैलकुलेट करना है, नॉर्मल का कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल के लिए हम दूसरा अप्रोच करते हैं। हमने सिंपली सब वही बनाया है, यहाँ पे हम फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं। नॉर्मल में जब भी टेंजेंशियल की बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नॉर्मल में जब भी बात होगी फ्लक्स डेंसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने फ्लक्स डेंसिटी ले लिया है, ठीक है। ये मेरा D हो जाएगा, E नहीं होगा, D होगा, D कर लेना इसको। अगेन ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक गॉसियन सरफेस ले लिया है, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी जब भी आती है तो हमें गॉस लॉ याद आता है। गॉस लॉ क्या कहता है, DS बराबर क्या होता है, Q इनक्लोज, जो भी Q उसके अंदर है इनक्लोज्ड है उसके बराबर हो जाएगा। Q को हम चार्ज सरफेस डेंसिटी में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रो एस बराबर होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन डेल एस, तो मैं यहाँ पे रो एस डेल एस लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वही वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, एक गॉसियन सरफेस लिया गया छोटे से एरिया पे, सिलेंड्रिकल लिया गया है कुछ इस तरह से। इसकी लेंथ ली गई है डेल एच जो है टेंस टू 0 है, दिखाने में केवल बड़ा है, लिख देना यहाँ पे डेल एच टेंस टू 0 है। और इसका सरफेस एरिया कितना है, डेल एस है। तो डेल एस ये क्या हो जाएगा, इधर से तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है, कुछ बाहर की तरफ इस तरह से आ रही है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगी। अब इस सबको मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, ये वाली डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी अगर मीडियम 1 में देखूँ तो नीचे आ रही है, लेकिन इस सरफेस में जो मैंने गॉसियन सरफेस में माना है उधर वो किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने D1N ले लिया हूँ, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन, ये देखो ये नीचे जा रही है नॉर्मल, लेकिन ये क्या जा रही है, ऊपर जा रही है। हम टेंजेंशियल की बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल ही क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट। टेंजेंशियल की बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि टेंजेंशियल 0 हो जाएगा। यहाँ पे कोई इधर है नहीं, कोई फ्लक्स लाइन है ही नहीं, अपवर्ड में है या डाउनवर्ड में। जब फ्लक्स लाइन ही नहीं है तो फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसलिए टेंजेंशियल में बात नहीं करेंगे। फिर जब हम मीडियम 2 में गए तो मीडियम 2 में देखो ये फ्लक्स जा रही है, तो फ्लक्स डेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या हो जाएगा प्लस। और जो हमारा सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, डेल्टा ऑफ एस था, तो डेल्टा ऑफ एस लिख दिया हूँ। ये क्या हो जाएगा, रो एस इंटू डेल एस हो जाएगा। डेल एस से डेल एस चारों तरफ कैंसिल हो जाएगा। रीअरेंजमेंट करूँगा तो 2DN माइनस D1N D2N माइनस D1N बराबर रो एस के बराबर हो जाएगा। अगर मैं फ्री चार्ज स्पेस की बात करूँ, यानी कोई भी चार्ज यहाँ पे ना हो, तब क्या हो जाएगा, ये चार्ज डेंसिटी मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो D2N बराबर क्या हो जाएगा, D1N के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे फिर E निकालना चाहूँगा तो ये वैल्यू रख के मैं E की निकाल लूँगा, ये मुझे एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ओके। तो ये हमारी डेरिवेशन रही किसकी वजह से, डाइलेक्ट्रिक वजह से बाउंड्री कंडीशन हमने निकाल लिया है। अब निकालेंगे डाइलेक्ट्रिक टू कंडक्टर। अब देखो सारी चीज़ें ये बना दिया हूँ। कंडक्टर यहाँ पे मैंने डाइलेक्ट्रिक ले लिया है,
यहाँ पे मैंने डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे कंडक्टर। कंडक्टर में मैंने बताया था कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फ्लो होती, इसलिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाया हूँ। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगी कहाँ होगी, डाइलेक्ट्रिक में। तो मैंने डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ई ले लिया है। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक नॉर्मल होगा, एक टेंजेंशियल। टेंजेंशियल कर्व की जाता है, नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने बना दिया। फिर अगेन हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें वही टेंजेंशियल रिलेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला अरेंजमेंट कर देंगे। मुझे क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एल मिल जाएगा, जो कि बराबर होता है 0 होता है मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से। फिर सारी वैल्यू लिखेंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इसमें ई टी है, डब्ल्यू टी माइनस क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये ऊपर है ये नीचे है, तो ई वन एन केवल ई एन है, तो ई एन डेल एच अपॉन 2 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी कंडक्टर में, तो 0। और फिर उसके बाद क्या है, डिस्टेंस कितनी है, डेल एच अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक होते हैं, मैंने पुराने वाले में बताया है। उसी तरह से यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी। ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर भी 0 आ जाएगी। फिर मीडियम 1 में जाएगा 0 नहीं आएगा, ई एन आ जाएगा, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। और डिस्टेंस कितनी है, डेल एच अपॉन 2 है, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। जब ये करोगे ये सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मिलेगी, और ये किसके बराबर हो जाएंगे, बराबर 0 के हो जाएंगी। तो ई टेंजेंशियल बराबर 0 नहीं होता है यार, यहाँ पे 0 कौन लिख दिया है, रुको ज़रा मुझे चेंज करने दो। ई नॉर्मल एच अपॉन 2, हाँ ये 0 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने नहीं देखा था, ये कैलकुलेशन अपोजिट हो जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई टेंजेंशियल मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक रहेगा तो टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि इसमें हमें पता है 0 आएगी, तो उसमें भी 0 आएगी। ओके, आगे चलते हैं, इसका नॉर्मल कंपोनेंट निकालते हैं। ये हमने टेंजेंशियल निकाल लिया है। अब नॉर्मल की हम बात करते हैं। तो नॉर्मल में फिर अगेन गॉस लॉ आएगा, तो गॉस लॉ के लिए मैंने ये सरफेस बना लिया, ई की जगह मैंने डी लिख लिया, फिर वही मैंने कंपोनेंट कर लिया, गॉस लॉ लगा दिया, जो कि क्यू इनक्लोज्ड के बराबर होता है। अब क्यू इनक्लोज्ड किसके बराबर होता है, रो एस डी डेल एस के बराबर होता है, ये मैंने पुट कर दिया है। अब इसमें देखो मीडियम 1 में क्या है कि जो डी तुम्हारा डी एन होगा, वो मल्टीप्लाइड बाई डी एस एन होगा, उसी डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में 0 होगा, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं है, तो -0 बराबर क्या हो जाएगा, रो एस डेल एस के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे डी एन बराबर हो जाएगा रो एस के बराबर। अगर फ्री चार्ज रीजन की बात करें तो डी एन बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे तुम ई की भी वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि डी बराबर एप्सिलॉन ई मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से पुट कर दोगे। जब आप साइलेंट पुट करोगे तो वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आती है। अब जब तुम तीसरा डेरिवेशन करने जाते हो किसका, डाइलेक्ट्रिक, और तुम फ्री स्पेस का करने जाते हो, तो फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। केवल यही चीज़ चेंज होती है वहाँ पे, बाकी सारी डेरिवेशन सेम इसी की तरह रहती है, ठीक है। बाकी बस यही चीज़ वहाँ पे चेंज करनी होती है। तो बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे मेरे हिसाब से खत्म हुआ। अब आगे हम चलते हैं पॉइजन इक्वेशन। ये चीज़ें तुम्हें याद करनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, डेरिवेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब देखो पॉइजन इक्वेशन होता क्या है, तो पॉइजन इक्वेशन ये होता है, डेल इंटू एप्सिलॉन डेल डॉट वी माइनस रो बराबर माइनस रो वी के बराबर होता है। ये क्या है, तुम्हारा पॉइजन इक्वेशन है। जब ये 0 हो जाता है, यानी फ्री चार्ज रीजन में जब हम बात करते हैं, तो ये किसके बराबर होता है, लैप्लास इक्वेशन के बराबर हो जाता है। तो चलो डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन कैसे करना है, सबसे पहले गॉस लॉ का यूज़ करना है। गॉस लॉ हमें पता है डेल डी बराबर रो वी के बराबर होता है। अब डी की जगह हमें चेंज करना है, डी बराबर हमें क्या है, एप्सिलॉन ई की चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन वी था, तो पहले ई आए, तो एप्सिलॉन ई मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट किया। अब ई बराबर मुझे पता है, ई बराबर क्या होता है, माइनस डेल वी अपॉन डेल माइनस डेल इंटू वी होता है। तो ये मैंने वैल्यू रख दी है, रो भी चलते आ रहा है। फिर माइनस को मैंने बाहर निकाला, इसको रीअरेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ, होमोजीनियस मीडियम की बात कर रहा हूँ। होमोजीनियस की मीडियम यानी हर जगह वो सेम तरह से बिहेव करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। जब मैं होमोजीनियस मीडियम की बात कर रहा हूँ, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो एप्सिलॉन को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया, माइनस एप्सिलॉन डेल, ये वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। फिर उसके बाद माइनस एप्सिलॉन से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो ये मुझे माइनस रो वी अपॉन एप्सिलॉन मिल जाएगा, ओके। अब ये क्या, अब होमोजीनियस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सब सेम होगा, तो इसको मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा डेल टू वी मिल जाएगा, ओके। सिंपली हमने क्या किया है, गॉस लॉ का यूज़ करते हुए हमने डी लिया है, डी को ई रिप्लेस किया है ई से, ई को रिप्लेस किया है वी से, फिर डेल आया है, डेल टू में हमें आंसर लेके आना है। तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो पॉइजन इक्वेशन हो जाएगी। होमोजीनियस इक्वेशन की बात की जा रही है। होमोजीनियस इक्वेशन में एप्सिलॉन तुम्हारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, सबके लिए बराबर हो जाता है, इसलिए उसको बाहर निकाल लिया है। ये एक कांस्टेंट की तरह बात बिहेव करने लगता है। फिर इसको हमने इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है। ये वैल्यू पॉइजन रेशियो कहलाती है। अगर मैं चार्ज फ्री रीजन की बात करूँ, यानी जहाँ पे कोई भी चार्ज ना हो, तो रो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रो भी होता है क्यू अपॉन एस के, तो ये क्यू 0, तो रो भी 0 हो जाएगा। तो मुझे मिल जाएगा डेल टू वी अपॉन डेल टू वी इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ये हमारा लैप्लास इक्वेशन कहलाता है। अगर मान लो रीजन तुम्हारा होमोजीनियस ना कि नॉन होमोजीनियस हो, तब क्या करेंगे, तब इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे, ओके।
तब हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, केवल माइनस को इधर भेज देंगे, तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो पॉइजन इक्वेशन मिलेगी। और फिर फ्री चार्ज फ्री इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन मुझे मिलेगी वो लैप्लास इक्वेशन मिलेगी। बस यही चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है। तो पॉइजन इक्वेशन एंड लैप्लास इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। लास्ट टॉपिक बचा है तुम्हारा मेथड ऑफ इमेज। मेथड ऑफ इमेज क्या होता है, ये भी यूज किया जाता है तुम्हारा कैलकुलेट करने के लिए। ई वी डी, ई कैलकुलेट करोगे तो वी मिल जाएगा, वी कैलकुलेट करोगे तो डी मिल जाएगा, डी करोगे तो वी मिल जाएगा, यहाँ से चार्ज डेंसिटी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए क्या किया जाता है, ये तभी यूज़ किया जाएगा जब प्रेजेंस हो कंडक्टर अगर नहीं है तो वहाँ पे ये यूज नहीं कर सकते हो, यानी इंसुलेटर में यूज नहीं कर सकते हो। तो इसको देखो मैं समझा देता हूँ क्या चीज़ें लिखी गई हैं। इसको करना कैसे है, देखो ये कोई चार्ज है का चार्ज क्या है कि एक ऐसी जगह पर है जो परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन इनफाइनाइट ग्राउंड है। ये एक इनफाइनाइट ग्राउंड है, बहुत बड़ी ग्राउंड है, और ये परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन है। ठीक है, यानी मैंने कहा था कि ये लगाना होगा, तुम्हें कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ये कंडक्टिंग प्लेन है, यानी कंडक्टर की तरह काम करेगी, और ये इनफाइनाइट ग्राउंड है। उसके कुछ दूरी पे यानी ये दूरी मान लेता हूँ, कोई चार्ज क्यू रखा गया है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, इस ग्राउंड को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में, इक्विपोटेंशियल कंडक्टर सरफेस में। ठीक है, इसको कंडक्टर मान लेंगे इस सरफेस को, और इसको मान के चलेंगे इक्विपोटेंशियल है। इक्विपोटेंशियल का मतलब इस और इस एंड पे इसकी पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो चार्ज दिया है उसको सेम एज इट इज रखेंगे उसी डिस्टेंस पे। फिर उसके बाद उसका ठीक मिरर इमेज लेंगे उसके नीचे, कहीं भी नहीं लेना है, जहाँ पे तुम्हारा कंडक्टर है उसी से लेना है। ऐसा नहीं कि मिरर इमेज तुम ऐसे लेने इधर लेने लगे, ऐसा नहीं लेना है। जहाँ पे कंडक्टर है उसी के ठीक नीचे उतने ही डिस्टेंस पे मिरर इमेज लेना है, बस उसके पोलैरिटी को क्या करना है, चेंज कर देना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में रो भी दिया रहेगा तो चार्ज की जगह रो भी कर लो, यहाँ पे भी रो भी कर लो। अगर ई दिया है तो वहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई। इस तरह से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इतना करोगे तो तुम्हें ये अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा, और यही तुम्हारी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a। इसे अब तुम कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्स करना होगा तो Q1 Q2 अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, आर क्या है 2a का स्क्वायर, Q1 Q2 क्या है Q इंटू माइनस Q। और यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड केवल लेते हैं। ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। यहाँ पे एक नोट लिखा गया कि इमेज चार्ज मस्ट बी लोकेटेड इन कंडक्टर मीडियम। वही जो मैंने बोला था कि चार्ज जो है लोकेट करोगे कंडक्टर मीडियम में ही करोगे, कहीं इधर उधर मत कर देना, नहीं तो वो तुम्हारा मिरर इमेज से आंसर नहीं आएगा। ओके, इस पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक को बाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन है, एक चार्ज है तुम्हारा, एक चार्ज रखा गया है 2c और नियर टू डी ग्राउंड कंडक्टिंग प्लेन। ठीक है, कंडक्टिंग प्लेन बोल दिया है, उसके नियर रखा गया है। तो मैंने क्या किया, कंडक्टिंग प्लेन बना दिया, उसके नियर एक 2c का कूलम्ब चार्ज रख दिया हूँ। डिस्टेंस दिया है 2 मीटर, तो मैंने 2 मीटर डिस्टेंस मान लिया है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको मैं चेंज करूँगा इमेज मेथड की मेथड के हिसाब से। मैं जब इसको चेंज करूँगा तो ये इक्विपोटेंशियल मैं प्लेन ले लूँगा। ठीक है, कंडक्टर प्लेन ले लूँगा, जो मुझे चार्ज दिया था वो सिंपली वहाँ पे लिख दूँगा, डिस्टेंस भी। फिर उसका मिरर इमेज लूँगा, इसके नीचे आएगा, और उसका अपोजिट कर दूँगा चार्ज का, क्योंकि मिरर इमेज ले रहा हूँ तो उल्टा दिखाई देगा, तो माइनस Q आ जाएगा। और डिस्टेंस ये भी क्या होगा, 2 मीटर होगा। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँ कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। दोनों चार्ज हमने प्लेस कर दिया, डिस्टेंस की बात कर ली। अब हमें निकालना क्या, फोर्स निकालना है। फोर्स बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू 2 है, Q2 की वैल्यू 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। आर स्क्वायर यानी आर की वैल्यू 4 है, तो आर का स्क्वायर कर दूंगा 16 आएगा। तो 16 का 4/16 करूँगा तो 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 वैल्यू यहाँ पे रखी गई है, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया तो ये वैल्यू मुझे मिल गई, कितना फोर्स इनके बीच में लगेगा। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा उसका एप्लीकेशन। एक लास्ट तुम्हारा न्यूमेरिकल, उसके बाद हम थैंक यू करेंगे। लास्ट न्यूमेरिकल क्या है कि करंट डेंसिटी तुम्हें इतनी दी गई है, शायद ये मैंने बता दिया है मेरे हिसाब से, शायद बता दिया है, नहीं बताया तो भी इसको एक बार देख लेना है, कर लेना। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा चुका है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए HW हो जाएगा। चलो यहीं पे मैं क्या करता हूँ, लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे मेरी तरफ से यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। तुम्हें कैसे लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, हमें थोड़ा बहुत हेल्प करते चलो यार अपने रिव्यू के हिसाब से, ताकि हम उसके आधार पर क्या करते चलें, इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते चलें। ठीक है, तो थैंक यू।